मुझे बोलना कब शुरू करना वो। गाय के अंदर एक सुंदरता है, एक सूक्ष्म है। इसको हमारे ऋषियों ने पहचाना, इसलिए गाय को गौ माता कहा है। अगर केवल दूध हम गाय का पीते हैं इसलिए अगर उसको माँ कहते हैं, तब तो हम भैंस का भी दूध पीते हैं, और भैंस का दूध पीते हैं तब तो फिर भैंस भी को भी माँ कहना चाहिए। लेकिन कभी हमने ये सुना नहीं कि भाई भैंस माँ, या कभी हमने ये नहीं सुना कि भाई बकरी माँ, फिर गाय को ही माँ क्यों कहते हैं? तो माँ के अंदर एक विशेषता है कि अगर जैसे घर में कोई बच्चा बीमार हो जाए तो माँ को उस समय कोई भी घर में बढ़िया से बढ़िया स्वादिष्ट पकवान हो, मिठाइयाँ हो, कुछ भी हो, वो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। वो पहले ये सोचेगी कि भाई इसको कौन सी दवाई दी जाए ताकि ये ठीक हो, इसके माथे पर पट्टी रखा जाए ताकि इसके बुखार उतरे। इसी प्रकार से जिस घर में गौ माता रहती है उस परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है तो गौ माता को फिर हरा चारा खाना नहीं सूझता है, कुछ नहीं सूझता है। और जब वो चरने के लिए जाती है तो वो जड़ी बूटियाँ ढूंढती रहती है और उन जड़ी बूटियों को खाती है, और उन जड़ी बूटियों को खाकर जब वापस आती है और फिर उसका गौमूत्र और दूध जो है उस रुग्ण व्यक्ति को जब पिलाया जाता है तो वो उससे स्वस्थ हो जाता है। इसीलिए हमारे देश में ये परंपरा नहीं थी कि भाई कोई औषधि का प्रयोग करना है तो उसके लिए लाखों बंदरों के ऊपर प्रयोग किया जाए, खरगोशों पर प्रयोग किया जाए, गिनी पिग्स के ऊपर प्रयोग किया जाए और उनके ऊपर बड़ा अत्याचार किया जाए। ऐसा हमारे देश में कभी नहीं हुआ। हमारे देश में जो गाय पालने वाले थे, यादव, गुजर, ये गाय के पीछे पीछे जाते और देखते गाय कौन कौन सी जड़ी बूटी खाती है और ये विशेष रूप से आज कौन सी जड़ी बूटी खा रही है, इसने घर के किस व्यक्ति को बीमार देखा और इसलिए कौन सी जड़ी बूटी खा रही है। फिर उसका वो अध्ययन करते थे, उस जड़ी बूटी को ला के गाँव के वैद्य को देते थे कि भाई आज ये गाय ये जड़ी बूटी खा रही थी, और उसके आधार पर वैद्य फिर उस पर रिसर्च करते और एक नई औषधि लेके आते। तो इस प्रकार से एकदम अहिंसक ढंग से हमारे यहाँ पर चिकित्सा शास्त्र का विकास हुआ, जबकि पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्र ने भयंकर अत्याचार किया है जीव जंतुओं का, पूरा पर्यावरण को भयंकर क्षति पहुंचाई उन्होंने। तो अगर ये ज्ञान हमको चाहिए तो इसके लिए गौ माता जरूरी है। आज जड़ी बूटियों का सबसे ज्यादा ज्ञान ही ये गौपालकों को है, क्योंकि वो उसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। जबकि ये गुण बकरी के अंदर नहीं है। बकरी भी बहुत जड़ी बूटियां खाती है, लेकिन वो ऐसी चीजें भी खा जाती है जो मनुष्य के लिए हानिकारक होती है, जबकि गाय वही चीजें खाती है जो मनुष्य के लिए लाभदायक है। तो गाय की एक तो ये विशेषता है। इस विशेषता को जैसे जैसे हम फैलाएंगे वैसे ही गाय का महत्व पता चलेगा। अब गाय जो जड़ी बूटियां खाने वाली है, ऐसी गायों का जब घी हम काम में लेते हैं तो कितने चमत्कारिक लाभ होते हैं। मेरी माता जी को लकवे का अटैक हुआ। जैसे ही लकवे का अटैक हुआ तो मैंने देखा कि उनका पूरा चेहरा एक तरफ घूम गया। उसी समय मैंने गाय के घी की 2-2 बूंदें गर्म करके उनके नाक में डाली और नाक में डाला, और 15 मिनट के बाद ही उनका चेहरा वगैरह एकदम नॉर्मल हो गया। अगर उस समय मेरे घर में ये गाय का घी नहीं होता तब क्या होता उसका असर, कि उनके जो सेल्स हैं, वो ब्रेन के जो सेल्स हैं वो डेड हो जाते हैं और उसके बाद उनका आधा शरीर बेकार हो जाता। फिर धीरे धीरे कई महंगे उपचार करने पड़ते हैं, कई साल निकलते हैं, बहुत कष्ट उनको भुगतना पड़ता, और तब जाके कहीं उनकी स्थिति सुधरती। लेकिन गाय का घी होने से मात्र 15 मिनट में ही मस्तिष्क को इतनी प्राण शक्ति मिल गई कि उनका लकवा ठीक हो गया। ऐसे ही किसी को एलर्जिक अस्थमा हो, उसके आप नाक में गाय का घी डाल दीजिए, रात को सोते समय 2-2 बूंद गाय का घी डाल दीजिए, और आप देखिए कि उसको कभी एलर्जी ही नहीं होगी। जब एलर्जी नहीं होगी तो अस्थमेटिक अटैक भी नहीं आएगा। ऐसे ही ये गाय का घी जो 2-2 बूंद नाक में डाला जाता है, इसका लाभ इतना जबरदस्त है कि जो प्रतिदिन
नाक में अगर 2-2 बूंद गाय का घी डाले तो उसे ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ सकती। कान के लिए बहुत अच्छा है, जिनके कान में दर्द होता है, कान में से मवाद निकलता है, ऐसे लोगों के कान में नाक में डाला जाए तो कान ठीक हो जाता है। आंख में किसी को तकलीफ है, आंखों में दर्द हो रहा है, चुभन हो रही है, जलन हो रही है, तो नाक में डाला जाए। सिर दर्द किसी को हो रहा है तो उसके लिए लाभदायक है। बाल गिर रहे हैं तो उसके लिए लाभदायक है। माइग्रेन जैसा भयंकर सिर दर्द वो भी गाय के घी के 2-2 बूंदों से ही ठीक हो जाता है। साइनस जैसी प्रॉब्लम है वह भी ठीक हो जाती है। तो गाय के 2 बूंद घी से जो ये चमत्कार है, ये चमत्कार और कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो गाय हर चीज को खाकर उसको पोटेंटाइज कर देती है, उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। लेकिन जब मैं गाय की बात कर रहा हूं तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि गाय देशी ही गाय होती है, जर्सी गाय नहीं है, होल्स्टाइन गाय नहीं है। भारत की जो 30 नस्लें हैं, ये 30 नस्लें ही गाय है। और जब मैं घी की बात करता हूं तो ये समझ आना चाहिए जो दूध में से क्रीम निकाल के बनाया जाता है ये घी नहीं है। घी जो है, जैसे यशोदा मैया दही को मथ कर जो घी बनाती थी वही घी होता है। ये दूध में से जो क्रीम निकाल के बनाया जाता है वो तो बटर ऑयल है। और ये बटर ऑयल तो कोई अच्छी चीज नहीं है, ये तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। औषधि के रूप में इसका कोई गुण नहीं है। हाँ ठीक है, भोजन के रूप में आप भले इसको ले लीजिए, लेकिन औषधि के रूप में इसका कोई भी गुण नहीं है। तो जब घी की जब भी बात कही जाए तो यही समझना चाहिए कि घी यानी देशी गाय का बिलोने का घी। जब गौरक्षा की बात आती है तो हम गाय गाय पर ही चिंतन करते हैं, लेकिन हमारे भारतीय दर्शन जो है वह समग्र चिंतन की बात करता है। इसलिए गाय के साथ साथ गाय पालने वाले गोपाल का भी चिंतन होना चाहिए। हम लोगों की मानसिकता ही गौरक्षा में सबसे बड़ी बाधक है। गौ हत्या का मुख्य कारण कसाई या मुसलमान नहीं है, गौ हत्या का सबसे बड़ा कारण हमारी मानसिकता है। हम लोगों ने ऐसा सोच रखा है कि जो जिसके घर में 10 गायें हैं उसके शरीर पर एक मैला कुचैला कुर्ता होना चाहिए, उसे एक फटी पुरानी धोती पहनी हुई होनी चाहिए, उसके पैर में फटी हुई जूतियां होनी चाहिए। हम लोग कहते हैं कि भाई शास्त्रों में लिखा है गोबर के अंदर लक्ष्मी का वास है, लेकिन प्रत्यक्ष देखने में आता है कि जिसके घर में 10 गायें हैं उसके घर में भयंकर दरिद्रता है। और इसके लिए हम उत्तरदायित्व हैं, क्योंकि हम लोग बोलते तो गौ माता की जय हैं, लेकिन जब दूध खरीदने की बारी आती है तो भैंस का दूध 2 रुपए अधिक दे के खरीदते हैं। सब कहते हैं कि भाई गाय का दूध जो है ज्यादा गुणकारी है। तो होना तो ये चाहिए कि गाय का दूध जो है वो भैंस के दूध से कीमती बिकना चाहिए। और लॉजिकली भी अगर सोचा जाए, जो आज मॉडर्न साइंस के लोग हैं वो लोग कहते हैं कि भाई घी हानिकारक है। तो अगर घी हानिकारक है, उनको घी का गुण पता नहीं, लेकिन अगर वो कहते हैं कि घी हानिकारक है तो फिर घी तो भैंस के दूध में ज्यादा होता है। तो जिसमें घी अधिक होता है, यानी जिसमें हानिकारक चीज ज्यादा है, तो दाम तो उसके कम होने चाहिए। लेकिन जब भाव निर्धारित करते हैं तो घी के आधार पर करते हैं, और भैंस के घी को इसलिए महंगा कहा जाता है क्योंकि उसमें घी अधिक होता है। और हमारे देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के दिमाग में बात नहीं आती है कि जिसमें हानिकारक चीजें हैं उसको सस्ता देना चाहिए। तो इसलिए गाय तभी बच सकती है जब गाय के उत्पाद को हम उसकी कीमत समझें और उसके लिए 2 रुपए अधिक दें। जिस दिन गोपाल जिसके घर में 10 गायें हैं उसके घर पे मारुति कार खड़ी दिखाई देगी, उस समय सोचना चाहिए कि भारत के लोगों को गाय का महत्व समझ में आया है। केवल ऐसे ही तोते की तरफ गौ माता की जय, गौ माता की जय करने से तो कुछ नहीं होगा। और आज तो गाय के गोबर गोमूत्र से इतनी सारी चीजें बनने लग गई है, जैसे गोबर से दंत मंजन बन रहा है जो हजारों साल से प्रूव्ड है, उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं रिसर्च की। ये रिसर्च की जो बातें आती है, रिसर्च की बात तो उनके लिए आवश्यक है जो अभी 5-10 सालों में प्रयोग कर रहे हैं, जो नया नया कोई प्रयोग हुआ है। लेकिन जो हजारों साल से प्रूव्ड है उसके लिए कोई रिसर्च की आवश्यकता नहीं है। तो हजारों साल से दंत मंजन बनते चला रहा है। गाय के गोबर से जो धूप बत्ती बनती है वो बहुत गुणकारी है। वो केवल वातावरण को ही शुद्ध नहीं करती है, साथ में उसकी जो भस्म है वो बहुत जबरदस्त औषधि है। ऐसे ही गाय के गोबर से जो उपटन बनाया जाता है, अंगराग, यह उपटन बहुत गुणकारी है। ये केवल शरीर को स्वच्छ ही नहीं करता है बल्कि बहुत सारे व्याधियों को नष्ट कर देता है।
तो इस प्रकार से गाय के एक एक प्रोडक्ट जो डेली यूज में आने वाली चीजें हैं उनका हम उपयोग करें, और इनका पैसा जब गौ पालने वालों के पास जाएगा, गौ पालकों के पास जाएगा, तभी तो वो बचेगा। हम चर्बी से बना हुआ साबुन जो है उसको 20 रुपए में खरीदने में हमारे को हिचकिचाहट नहीं होती है, लेकिन गोबर से बना हुआ साबुन 10 रुपए का खरीदते समय हमारा दिमाग में 25 प्रश्न आते हैं। जबकि वो चीज आज के, अगर वैज्ञानिक, हम आप कहते हैं कि हम वैज्ञानिक युग के हैं, तो वो अधिक वैज्ञानिक है, लेकिन वैज्ञानिक चीज को तो हम 10 रुपए में खरीदने में भी हिचकिचाते हैं, और चर्बी से बना हुआ, केमिकल्स से बना हुआ साबुन जो है उसे हम अधिक भाव में खरीदना चाहते हैं। तो इसलिए यह विडंबना टालनी होगी। अगर हम बुद्धिजीवी कहते हैं तो बुद्धिजीवी के ढंग से आचरण करें, अगर हम कहते हैं कि हम विज्ञान के युग में हैं तो वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करें। केवल पश्चिम का अंधानुकरण हम करते रहेंगे और उससे हम सोचेंगे कि हम बहुत ज़्यादा विकसित हो गए हैं, तो ये एक तरह की मानसिक विकृति है, ये कोई विकसित होने की निशानी नहीं। तीसरी बात, आज गौरक्षा अगर हमको करनी है तो गौरक्षा करनी है तो इतने आंदोलन चल रहे हैं, इतने साधु संत भी बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम यंग जनरेशन को गाय से नहीं जोड़ते हैं तब तक गौ हत्या को रोकना संभव नहीं है। आज जितनी भी गौ रक्षा के संबंध में मीटिंग होती है तो उसमें स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी गायब रहते हैं। अगर उनमें स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी को जोड़ा जाए तो ये गौ हत्या का प्रश्न हल हो सकता है, और इस और ध्यान दिया जाना चाहिए। उनके मन में आएगा कि भाई गाय का क्या उपयोग है, गाय कितना उसके शास्त्र में की बातें नहीं, आज के आधुनिक ढंग से भी कि गाय का क्या महत्व है ये उसे पता चले तो वो गाय से जुड़ेगा, और जब वो गाय से जुड़ेगा, वो गाय को श्रद्धा का पात्र समझेगा, तो निश्चित रूप से गाय बचेगी। तो इस प्रकार से अगर इन 3 मुद्दों पर हम ध्यान दें तो गौरक्षा हो सकती है, अन्यथा गौरक्षा करना संभव नहीं है। मुसलमानों के राज्य में पूरे वर्ष में भारत के अंदर मात्र 20,000 गायें कटती थी। अंग्रेजों के ज़माने में बाकायदा कत्ल खाने खोले गए बड़े बड़े, और गायों की कटने की संख्या बढ़ती चली गई। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद जो काले अंग्रेजों का हमारे देश में राज आया, उसके बाद आज ये स्थिति बन गई कि प्रतिदिन 50,000 गायें कट रही है। तो अगर ये माना जाए कि भाई गाय का मांस खाने वालों के कारण गाय कट रही है, तो ये सरासर गलत है। वास्तव में इसके पीछे बहुत बड़ा स्वार्थ है। भारत में गाय का मांस खाने वाले तो बहुत ही कम लोग हैं। जो बहुत गरीब तबका है शायद वो गाय का मांस खाता होगा, क्योंकि भारत एक गर्म प्रदेश है और गाय का मांस भी गर्म होता है। इसलिए गर्म प्रदेश के लोग कभी भी गर्म मांस नहीं खाएंगे, क्योंकि आगे जाके बहुत बीमारियां उससे हो सकती है। इसीलिए अरब के देशों में गौ मांस खाने का प्रचलन नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर गाय का मांस खाया तो किडनी की बीमारियां, लीवर की बीमारियां, ऐसी कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। इसलिए गाय का मांस खास करके यूरोप और अमेरिका के लोग खाते हैं। तो हमारे यहाँ जो कत्ल खाने में गायें कटती है, उन कत्ल खानों से 90% से अधिक गौमांस जो है वो यूरोप और अमेरिका को निर्यात कर दिया जाता है, और उससे अच्छा रेवेन्यू हो जाता है, अच्छी इनकम हो जाती है। तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये है। लेकिन गाय के और प्रोडक्ट्स भी, उसमें सबसे बड़ा कारण है चमड़ा, और इसका भी मार्केट सबसे अधिक यूरोप और अमेरिका में, क्योंकि वो ठंडे प्रदेश, तो उनको गाय का चमड़ा चाहिए। गाय के मरने के बाद अगर उसका चमड़ा काम में लिया जाए तो वो चमड़ा कड़क हो जाता है, लेकिन अगर जीवित गाय को काटा जाए तो चमड़ा एकदम नर्म रहता है। तो इसलिए जीवित गाय की हत्या की जाती है, और छोटे छोटे बछड़ों को काटा जाता है। यहां तक कि इतनी भयंकर अत्याचार किया जाता है कि जो एकदम गाय गाभन है 8-9 महीने की, उस गाय को काटा जाता है और उसके पेट में से बछड़े को निकालकर और उसका चमड़ा खींच कर निकाला जाता है। और ये नरम चमड़ा जो है यह बहुत महंगा बिकता है। तो यह अत्याचार, यह क्रूरता, इसको किस प्रकार से मान्यता दी जा रही है? और जो मान्यता दे रहे हैं तो निश्चित रूप से
वो मनुष्य तो नहीं हो सकते हैं। उनका कोई ना कोई बहुत बड़ा घिनौना स्वार्थ है और इसी को रोका जाना चाहिए। आज गौ हत्या का सबसे बड़ा कारण यही है। इसके अलावा गाय की हड्डियां, एलोपैथी की जो मेडिसिन है, जो खास करके पेन किलर्स हैं, उन पेन किलर्स को बनाने में गाय की हड्डियों का उपयोग किया जाता है। गाय का खून जो है वह ब्लड टॉनिक बनाने के काम लिया जाता है। जब भी किसी को आयरन की, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, खास करके महिलाओं को प्रेगनेंसी के समय, तो उस समय उनको जो टॉनिक वगैरह दिए जाते हैं उनके अंदर गाय के खून का उपयोग किया जाता है। तो गौ हत्या के पीछे कसाई नहीं है, गौ हत्या के पीछे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं और चमड़ा उद्योग है। तो ये सब जो बड़े उद्योग हैं, अगर इनको रोका नहीं गया, इनका पर्दाफाश नहीं किया गया, तो गाय कैसे बच सकती है? आज जीवित गाय से मरी हुई गाय की कीमत इनको ज्यादा लगती है, इसलिए वो लोग गाय काट रहे हैं। और ये सभी पार्टियों को बहुत बड़ा डोनेशन होकर देते हैं और उन्हीं के आधार पर पार्टियों के बहुत सारे कैंडिडेट जीत के आते हैं और ये कैंडिडेट संसद में पहुंचने के बाद, विधानसभा में पहुंचने के बाद उनके हितों की रक्षा करते हैं। इसलिए जब भी गौ हत्या का प्रश्न उठता है संसद के अंदर, तो वहां पर ये तुरंत इसे हिंदू मुसलमान का रूप देकर सांप्रदायिक दंगों की बातें करके और इसको सबको बहकाना चाहते हैं, जबकि इन्हें न हिंदुओं की चिंता है न इनको मुसलमानों की चिंता है। इनको चिंता है तो सिर्फ इस बात की कि ये जो कंपनियां हैं, जो चमड़े का उपयोग कर रही है, जो हड्डियों का उपयोग कर रही है, जो चर्बी का उपयोग कर रही है, जो खून का उपयोग कर रही है, ये कंपनियां बंद न हो जाए, ये इनकी मूल चिंता है। और गाय इसीलिए कट रही है। इसलिए इस संसदीय प्रणाली के रहते हुए तो मुझे नहीं लगता है कि गौ हत्या रुक सकती है। चर्बी वाला आपको बता दें, चर्बी साबुन वगैरह में यूज होती है और फिर एडिशन में बता सकते हैं कि अनजाने में भी हम भी एक अलग पॉइंट। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो साबुन का शरीर के लिए कोई भी उपयोग नहीं है। हमारे पास पारंपरिक रूप से हमारे पास बहुत सारे उपटन थे। हम चने के बेसन का उपयोग करते थे, जौ के आटे का प्रयोग करते थे, दही का प्रयोग करते थे, दूध की मलाई का प्रयोग करते थे। शरीर को साफ करने के लिए चीजें काफी थी। इसके अलावा काली मिट्टी का प्रयोग, मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग, ऐसे बहुत सारी चीजों से हम अपने शरीर को स्वच्छ कर लेते हैं। वैसे तो प्रतिदिन पानी से स्नान करने मात्र से ही शरीर साफ हो जाता है, लेकिन साबुन बनाने वाली कंपनियों ने हम लोगों को ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया हमारा कि हमें लगने लगा कि भाई बिना साबुन के तो शरीर स्वस्थ ही नहीं हो सकता है। एक कंपनी ने प्रचार शुरू किया कि उनका साबुन जो है वो तंदुरुस्ती की रक्षा करता है और बड़े बड़े प्रचार किए गए उसके लिए। तो ये सब बातें एकदम वाहियात और ऐसे झूठे प्रचारों के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, ऐसे झूठे विज्ञापनों के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। साबुन में होता क्या है? साबुन में चर्बी होती है जो बहुत बड़ी मात्रा में कसाई खानों से सप्लाई होती है। इसके अलावा कुछ केमिकल्स होते हैं, कास्टिक सोडा वगैरह होता है, सोप स्टोन होता है। जो साबुन मात्र 1 रुपये या 100 रुपये में बनता है, हमारे पास पहुंचते 20 रुपये का हो जाता है। कितना भयंकर लूट चल रही है साबुन के नाम से। तो जहां पर चर्बी का प्रयोग करके ऐसी चीजें बनाई जा सकती है कि जिसमें रुपए का माल 20 रुपए में बिके, तो वहां पर वो क्यों नहीं गौ हत्या को बढ़ावा देंगे? इसलिए साबुन को खरीदना, एक तो अपने धन का नाश करना है, दूसरा साबुन के माध्यम से हम चर्बी का उपयोग करके गौ हत्या को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार से हम अपने धर्म का भी नाश करते हैं। तीसरा, एक गोधन को खत्म करके हम अपने राष्ट्र का भी नुकसान कर रहे हैं। साबुन बनाने में कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। ये गांव-गांव में और घर-घर में बन सकता है। इसलिए ऐसे साबुन जो बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती है, वो बताती भी नहीं कि वो उसमें क्या उपयोग कर रही है, और अनजाने में ही ऐसे साबुनों का उपयोग करके हम गौ हत्या के भागीदार बन सकते हैं।
तो इससे तो अच्छा यही है कि साबुन जो हमारे आसपास बने, हमें पता हो कि उसके अंदर क्या है, उनका इस्तेमाल करें। इससे गांव के अंदर रोजगार भी बढ़ेगा। और जो पंचगव्य के माध्यम से जो साबुन बन रहे हैं, अगर उनको हम उपयोग करें तो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो सिर्फ शरीर को शुद्ध ही नहीं करता है, साफ ही नहीं करता है, वो शरीर को शुद्ध भी करता है। इसके अलावा वो त्वचा के लिए पोषक भी है और उसके बहुत सारे लाभ शरीर को मिलते हैं। इसलिए साबुन को, कंपनियों के साबुन को हम इन साबुनों से रिप्लेस कर सकते हैं। इसी प्रकार से टूथपेस्ट जो है, आज से 7-8 साल पूर्व तक टूथपेस्टों के अंदर हड्डियों के चूरे का इस्तेमाल होता था, लेकिन कभी कोई बताता नहीं था और हम व्रत उपवास के दिन भी उसी टूथपेस्ट का उपयोग करते थे। शाकाहारी व्यक्ति भी उसका टूथपेस्ट का उपयोग करते थे। तो इस टूथपेस्ट को जब प्रचारित किया गया कि भाई इसके अंदर हड्डियों का चूरा वगैरह है, तब फिर कुछ कंपनियों ने हड्डियों के चूरे की बजाय डाई कैल्शियम फॉस्फेट के लिए खनिज का उपयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन जो कंपनियां हमें धोखे में रख के या हमें न बताते हुए जिन्होंने मुंह में हड्डियों का चूरा डलवा दिया, क्या उन कंपनियों का माल हमें खरीदना चाहिए? उनका तो पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। और उसके सामने उससे बहुत श्रेष्ठ और सस्ता विकल्प हमारे पास उपलब्ध है। गाय के गोबर के कोयले से हजारों वर्ष से मंजन बनता चला आया है। उसमें नमक, फिटकरी और लौंग ऐसी कई चीजें मिलाकर बहुत उत्कृष्ट मंजन बनाए जा सकते हैं। तो उनका हम उपयोग करेंगे तो उनका लाभ गौपालक को मिलेगा, क्योंकि गौपालक अपने घर में दंत मंजन बनाएगा और वो दंत मंजन आप खरीदेंगे तो उसका प्रॉफिट उसे मिलेगा। इस प्रकार से गौरक्षा होगी। जबकि आप अगर टूथपेस्ट खरीदते हैं तो उसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जो किसी समय में गौ हत्या के लिए बहुत बड़ी मात्रा में जिम्मेदार रहे हैं। तो ऐसे दैनंदिन जीवन की बहुत सारी चीज़ें हैं जो गाय के उत्पादों से बन सकती है। अगर हम उनका उपयोग करेंगे तो गाय बच सकती है, क्योंकि तभी गौपालक समृद्ध होगा और वो गाय का खर्च उठा पाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिए कि आज से कुछ वर्षों पूर्व तक गायों के लिए गोचर भूमि रक्षित थी, लेकिन अंग्रेजों ने और बाद में इस वोट की राजनीति ने इन गोचर भूमि को नष्ट कर दिया। इससे गायों के सामने भूखा मरने का संकट पैदा हो गया। अब गायों के लिए खेत में चारा उगाना पड़ता है और खेत में चारा उगाकर गौ रक्षा करना बहुत ही मुश्किल है। वो इतना महंगा हो गया है कि उसके लिए कोई विकल्प ढूंढे बिना उसकी रक्षा संभव नहीं है। इसलिए आप जितना अधिक गाय के उत्पादों को खरीदेंगे उतना ही वह धन गौपालक के पास जाएगा और तभी गाय बच सकेगी। जहां तक सवाल आता है कि जर्सी का, कि जर्सी को कैसे क्या किया जाए, तो जर्सी के दूध के बारे में तो पश्चिम के वैज्ञानिक कह चुके हैं कि दूध सफेद जहर है। अब जिसका दूध ही जहर है तो उसके गोबर गोमूत्र की तो बात ही छोड़िए। और जर्सी का इतिहास यह है कि जर्सी कोई प्राकृतिक जानवर नहीं है। ये साइंटिस्टों ने मीट खाने के लिए, मांस खाने के लिए जानवरों के जीन्स से छेड़छाड़ करके और इस विशालकाय प्राणी को बनाया है। इसलिए उसका तो बहिष्कार ही होना चाहिए। अब आज हमारे देश में करोड़ों की मात्रा में जर्सी और होल्स्टाइन आ गई है। तो एक काम किया जा सकता है कि जिस प्रकार से गायों को इनसे क्रॉस कराकर उनको दूषित किया गया, उनको संकरित किया गया, उसी प्रकार से इन पशुओं को फिर से देशी गाय सांडों से संकरित करके और इन्हें देशी बनाने का प्रयत्न किया जाए। क्योंकि हमारे देश में संकरित गायें अधिक है, शुद्ध जर्सी और होल्स्टाइन तो कम है।
जो शुद्ध जर्सी और होल्स्टाइन है उनको तो बांझ बना देना चाहिए और जीव दया के नाम पर उनको रखकर उनका पालन करना चाहिए। आज डायबिटीज बढ़ने का सबसे बड़ा कारण जर्सी का दूध है। मीठा तो पहले भी लोग खाते थे, तो पहले तो डायबिटीज नहीं होती थी, आज क्यों हो रही है? तो डेयरी का दूध, जिसमें खास करके जर्सी का दूध होता है, इस डेयरी के दूध के कारण आज डायबिटीज की बीमारी बहुत तेजी से फैलती चली जा रही है। इसलिए अगर हमें जीवित रहना है तो फिर जर्सी को जीवित रखे तो, या जर्सी को बढ़ावा देकर तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। और जहां तक भैंसों का सवाल है कि अगर हम सिर्फ गाय के ही दूध का उपयोग करेंगे, भैंसों के दूध का उपयोग नहीं करेंगे, दही का उपयोग नहीं करेंगे, तो भैंसें कटेगी, बकरियां कटेगी। तो वास्तव में भैंस पालने वाले के घर में भैंस की मौत नहीं होती है। जैसे ही भैंस निरुपयोगी हो जाती है, दूध देना बंद कर देती है, वैसे ही वो कसाईयों के हाथों में चली जाती है। भैंस का जो नर होता है, पाड़ा होता है, वह तो जन्म के कुछ समय के बाद ही कसाईयों को सौंप दिया जाता है। इसलिए भैंस की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। और बकरा तो पाला ही मांस के लिए जाता है, इसलिए बकरे की मृत्यु भी कसाईयों के घर पे होती है। तभी तो कहा जाता कि भाई बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। और बकरी भी जैसे ही दूध देना बंद कर देती है, वैसे ही बूढ़ी होके बकरी नहीं मरती है कभी भी, वो कसाई के हाथ में ही पड़ के मरती है। तो भैंस पालन और बकरी पालन में तो हिंसा है ही। इसलिए गौरक्षा जो है वह न केवल भैंस रक्षा और बकरी रक्षा है, बल्कि गौ रक्षा एक संपूर्ण अहिंसक क्रांति है। गौ रक्षा में ही समस्त जीवों की रक्षा निहित है। आम व्यक्ति सबसे पहले तो गाय के महत्व को समझे, और गाय सिर्फ एक चीज नहीं दे रही है, गाय हमें 5 चीजें दे रही है। गाय दूध दे रही है, उस दूध से दही बनता है, उसी दही से आगे घी बनता है। और गाय हमें गोमूत्र दे रही है। गोमूत्र के अंदर सबसे बड़ा गुण है कि आज जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की वजह से हमारे शरीर में केमिकल्स घुस रहे हैं, इन केमिकल्स को गोमूत्र बाहर निकाल देता है। आयुर्वेद की विषैली औषधियां जैसे गंधक है, पारा है, धतूरा है, संख्या है, इन सभी को गोमूत्र में ही इनका शोधन होता है। और गोमूत्र में शोधन करके ये औषधि बन जाती है। गोमूत्र में इनका विष तत्व नष्ट हो जाता है। इसलिए आज के युग में तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन गोमूत्र का सेवन करना ही चाहिए, चाहे वो बीमार हो चाहे स्वस्थ हो। अगर वो गोमूत्र का सेवन करेगा तो उसके शरीर में गया हुआ केमिकल नष्ट हो जाएगा और वो शरीर के बाहर निकल जाएगा। अन्यथा वो धीरे धीरे शरीर में जमा होता चला जाएगा और आगे कैंसर और बड़ी बड़ी बीमारियों को जन्म दे सकता है। तो इस प्रकार से गोमूत्र का वो महत्व समझे। और जो गाय पालता है उसको तो ये समझना चाहिए कि उसके घर में डॉक्टर है, उसको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं। कोई भी बीमारी हो, चाहे उसे समझ में आए या न आए, एक बार वो गोमूत्र का पान अवश्य कर ले। गोमूत्र के पान से ही उसकी 90% से अधिक बीमारियां तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा गाय का गोबर जो है यह भी बहुत बड़ी औषधि है, लेकिन सामान्य व्यक्ति उसको इस रूप में नहीं समझ सकेगा कि उसका औषधीय उपयोग क्या है। तो उसका दंत मंजन का उपयोग करे, उससे बने साबुन का उपयोग करे, उससे बने उपटन अंगराग का उपयोग करे, उससे बनी हुई धूप बत्ती का उपयोग करे। इस प्रकार से इन चीज़ों का उपयोग करेगा तो गाय का हर एक प्रोडक्ट काम आ जाएगा। और इतना ही नहीं, गाय के ऊपर प्रतिदिन हाथ फेरा जाए तो भी बहुत से रोग नष्ट होते हैं। हमारे संस्कृति में जिससे हमारे प्राण संबंध होते हैं, जो हमारे प्राणों का पोषण करते हैं, उनको माँ कहा गया है। तुलसी सबसे अधिक प्राणों का पोषण करती है, इसलिए तुलसी को माँ कहा गया है। ऐसे ही गाय भी हमारा सबसे अधिक पोषण करती है,
इसलिए गाय को भी माँ कहा गया। तो गाय के प्राण शक्ति में अगर हम प्रवेश कर जाएं तो हमारे बहुत से रोग ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए गाय पर नियमित रूप से हाथ फेरना यह प्रति व्यक्ति कर सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि उसके मोहल्ले में, उसके घर में, उसके आसपास में कहीं ना कहीं तो गाय हो। गाय नहीं होगी तो किस पर हाथ फेरेगा? तो आम व्यक्ति इस प्रकार का कार्य कर सकता है और स्वस्थ रह सकता है। हमारे यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि 100 दवा 1 हवा। लेकिन महानगरों में जहाँ भयंकर प्रदूषण है वहाँ पर 5 सितारा हॉस्पिटल खड़े हैं। अगर मनुष्य का हित ही करना है, उसको स्वस्थ ही करना है, तो एक भी हॉस्पिटल महानगर के अंदर नहीं होना चाहिए। सभी हॉस्पिटल जो है वो गांव के अंदर शिफ्ट कर दिए जाना चाहिए। लेकिन गांव की तो दूर दशा हो रखी, वहां तो दूर दूर तक हॉस्पिटलों का नजारा ही नहीं है। वहां तो कस्बों के अंदर भागना पड़ता है। तो इसलिए हॉस्पिटल की बजाय अगर गाय को महत्व दें, गांव में हॉस्पिटल नहीं हो सकता, लेकिन गांव के घर घर के अंदर गाय हो सकती है। और शहर में भी जो बहुत से रोगों से पीड़ित हो गए हैं उनको भी शहर छोड़ के चला जाना चाहिए और जाकर किसी गांव में रहे, वहाँ की शुद्ध हवा ले और वहाँ गाय पाल ले, और गाय पालकर उसके ऊपर हाथ फेरे, उसके दूध का पान करे, उसके गोमूत्र का पान करे, तो वो स्वस्थ हो सकता है। लाखों रुपए खर्च करके और 5 सितारा हॉस्पिटलों में पड़े रहना और किसी भी उपयोग के नहीं रह जाना, अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ कर देना, इसकी बजाय वो पास के गांव में जाके उसको उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आम आदमी उपयोग कर सकता है। एक और बात है कि जो हमारे घरों में चाय का प्रचलन बढ़ रहा है, इस चाय के प्रचलन से भी बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है, क्योंकि चाय प्रायः भैंस के दूध में ही अच्छी बनती है। इस कारण से गाय का दूध का महत्व घटते चला जा रहा है। तो चाय तो वैसे ही हानिकारक है। चाय तो यूरोप और अमेरिका के लोगों के लिए ठीक है, क्योंकि वो ठंडे प्रदेश हैं। हमारे गर्म प्रदेश के लिए तो चाय अच्छी नहीं है। तो चाय के बजाय हम दूध के अंदर बहुत से प्रकार के उकाड़े बना सकते हैं तुलसी का प्रयोग करके। तो इस प्रकार से अगर महिलाएं अपने बच्चों को इन उकालों की आदत डालें, जिन्हें कषाय कहा जाता है, इन कषायों का उपयोग किया जाए तो गाय का दूध का महत्व बढ़ेगा। क्योंकि कषाय जो है वो गाय के दूध में अच्छा लगता है, जबकि चाय जो है वो भैंस के दूध में अच्छी लगती है। तो इसलिए कषाय का उपयोग बढ़े तो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, मानसिक शक्ति बढ़ाता है। तो इनका प्रयोग करने से भी गौरक्षा हो सकती है। बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं हैं जो मोतियाबिंद के लिए शिविर लगाती हैं निःशुल्क। अब वास्तव में कोई व्यक्ति अगर प्रतिदिन गाय की छाछ पीता है तो उसको मोतियाबिंद हो ही नहीं सकता है। अब एक व्यक्ति को मोतियाबिंद हो जाए और फिर उसके ऊपर 5-10 हज़ार रुपये खर्च कर उसका ऑपरेशन किया जाए, अगर इसी व्यक्ति को आपने 5-10 हज़ार रुपये की छाछ पिला दी होती तो न केवल मोतियाबिंद होता, उसके किडनी में स्टोन भी नहीं होता, गॉल ब्लैडर में स्टोन भी नहीं होता कभी, उसकी आंतें भी ठीक रहती, कभी टाइफाइड नहीं होता। तो जितना 1000 रुपये खर्च करके मोतियाबिंद ठग करते हैं करके भी हम बहुत सारे रोगों से लोगों को मुक्ति दिला सकते हैं। तो ये जो संस्थाएं हैं, अगर इनको नाम के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए अगर कार्य करना है तो उन्हें इस प्रकार के कार्य करना चाहिए कि लोगों को गाय की छाछ तो कम से कम उपलब्ध हो। आज गाय की छाछ भी उपलब्ध नहीं। उन लोगों को आगे बढ़कर किसानों से गोमूत्र खरीदे ताकि उसको पैसा मिले और उस गोमूत्र को निःशुल्क बंटवाना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए उसको कैसे पिया जाए, कैसी विधि है, किस प्रकृति के व्यक्ति को कितना पीना है, किस ऋतु में कितना पीना है, इसके बारे में लोगों को प्रशिक्षित करें, जानकारी दे लोगों को। तो एनजीओज इस प्रकार से गाय की छाछ है, गोमूत्र है, इसका उपयोग बताकर बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। और जो ऑर्गेनिक फूड है, जो जैविक उत्पाद हैं जिसके अंदर किसी प्रकार का केमिकल नहीं होता है, लेकिन जो गाय के गोबर और गोमूत्र का प्रयोग करके जिन चीज़ों को पैदा किया जाता है उन चीज़ों का प्रचार करें। एक किसान को
अच्छा धन अगर मिलेगा उसके उत्पाद के लिए तो गाय क्यों नहीं रखेगा, और बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको सेवा नहीं करनी है और नाम करनी है तो फिर जिस प्रकार से आज वो काम कर रहे हैं उसी प्रकार से करते रहें। आज बाजार में जो मिल रहा है उसमें क्या मिल रहा है पता नहीं है, लेकिन अगर जो शुद्ध घी के नाम से बिक रहा है तो दूध में से जो क्रीम निकाल के बेचा जा रहा है, दूध में से क्रीम निकाल कर उसको गर्म करके जो घी के बना के बेचा जा रहा है वो वास्तव में घी नहीं, वो बटर ऑयल है। उसमें बेचने वाला घी का भी पैसा ले लेता है और दूध का भी पैसा ले लेता है, लेकिन इससे घी का भी नाश हो जाता है क्योंकि उसमें कोई आयुर्वेदिक गुण नहीं रहता, और दूध का भी नाश होता है क्योंकि दूध वैसे ही वातवर्धक है, और जब दूध में से घी और निकाल लिया जाए तो और अधिक वातवर्धक हो जाता है। तो इसलिए वो नुकसान करने वाली चीज़ है। जहाँ तक सवाल ये है कि भाई गाय का घी इतना महंगा क्यों है, तो गोचर भूमि नष्ट होने के बाद किसान को पूरी तरह से खेती करके ही गाय का पेट भरना पड़ रहा है। अब खेती करके चारा उगाकर और फिर गाय का पेट भरना तो निश्चित रूप से वो महंगा हो गया है। और दूसरी बात है, आज बैल जो है वो बेरोजगार हो गया है। जिस प्रकार घर का मुखिया न सिर्फ अपने लिए कमाता है, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए कमाता है, अपने बूढ़े माता पिता के लिए कमाता है, और भी समाज के कोई अगर व्यक्ति उस पर आश्रित हैं तो उनके लिए भी वो कमाता है। इसी प्रकार से आज गौ माता न केवल उस समय के लिए कमाती जब वो दूध दे रही है, जिस समय वो दूध नहीं देती है उस समय के लिए भी उसे कमाना है, वह जब बूढ़ी हो जाएगी उस समय के लिए भी उसे कमाना है, उसका बेटा बैल जो आज बेरोजगार हो चुका है उसके लिए भी उसे कमाना है, उसे अपने बछड़े बछड़ी जब तक 3 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक उनके लिए भी कमाना है, उसे सांड के लिए भी कमाना है। तो इतना सब खर्च का आधार अगर केवल गाय का दूध होगा तो निश्चित रूप से ही गाय का दूध महंगा होगा। आज अगर कोई अपने घर में गाय रखे और सच्चे ढंग से अगर उसकी सेवा करे तो गाय का दूध जो है उसे 40 रुपये लीटर पड़ता है। आज अगर अपने घर में घी निकाले तो 1000 रुपये किलो तो उसको घर में घी पड़ रहा है, जबकि बाजार में जो घटिया चीज़ें मिल रही है 150-200 रुपये के अंदर, तो उसके साथ उसको कंपटीशन करना पड़ रहा है। और इसी वजह से क्योंकि पूरी लागत जब नहीं मिलती है तो किसान उसे छोड़ रहे हैं, और किसान छोड़ रहे हैं तो गाय कटने जा रही है। अब गाय को कॉस्टिंग अगर हमको करना है तो गाय के घी का महत्व हमको समझना चाहिए। जब हम बहुत से रोगों में गाय के घी का उपयोग कर सकते हैं तो हमको उसे केवल आहार की दृष्टि से कीमत नहीं करनी चाहिए, औषधि की दृष्टि से कीमत समझनी चाहिए। वास्तव में तो यह है कि अगर गाय का घी 2000 रुपये किलो भी हमें मिले तो यह हमारा भाग्य और बहुत सस्ता है, क्योंकि उसके जो गुण है वो 2000 रुपये से कई गुना ज़्यादा है। जैसे हार्ट पेशेंट के लिए सभी प्रकार की चिकनाई मना है, लेकिन उसी हार्ट पेशेंट के लिए गाय का घी अमृत के समान है। तो इसलिए गाय का घी अगर महंगा भी मिला तो भी उसके औषधीय गुण को देखा जाए तो बहुत ही सस्ता है। हमारे बच्चे कल को हमको ये प्रश्न कर सकते हैं कि आप लोगों ने हमारे लिए विषैली दुनिया क्यों छोड़ी, ऐसी दुनिया क्यों नहीं छोड़ी जिसमें हमको अमृत मिले, जबकि आपके बाप दादाओं ने तो आपके लिए छोड़ी थी सब, फिर आपने हमारे लिए क्यों नहीं छोड़ी? तो आप उसका क्या जवाब देंगे? हाँ, हम आज अपने बच्चों के लिए धन छोड़ रहे हैं, लेकिन इस धन का वो करेंगे क्या जब उनको अमृत ही नहीं मिलेगा कहीं पे? तो सपूत सपूत तो क्यों धन संचय। इसलिए बच्चों के लिए धन छोड़ना यह इतना महत्वपूर्ण हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इसकी बजाय अगर हम आज अगर उनके लिए गाय का घी छोड़ के जाते हैं, गाय का दूध छोड़ के जाते हैं, गायें छोड़ के जाते हैं, तो वे संतान हमको कभी भी आंख उठाकर जवाब नहीं दे सकेंगे, बल्कि हमेशा हमारे कृतज्ञ रहेंगे। तो इसलिए आज शायद हो सकता है कि गलत नीतियों के कारण इतने समय तक हमारी आंखें मूंदी रही, इस कारण गलत शिक्षा के कारण हम गायों का महत्व नहीं समझे। लेकिन अब जब हम गाय का महत्व समझ गए हैं तो ऐसी स्थिति में गाय बचाना हमारा परम कर्तव्य है, नहीं तो हम कल अपनी संतानों के सामने अपराधी की भांति खड़े रहेंगे।
आज एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार साल का कम से कम 20,000 रुपये चिकित्सा पर खर्च करता है। आज नॉर्मल डिलीवरी नहीं के बराबर हो गई है। एक सीजरियन डिलीवरी हुई कि आराम से 20-25 हज़ार रुपये खर्च हो जाते। एक डेंगू जैसा जोर आया कि 50-60 हज़ार लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इतना बेतहाशा धन चिकित्सा पर खर्च हो रहा है। अगर इसकी जगह गाय का दूध, घी, गोमूत्र इनका प्रयोग किया जाए तो यह खर्च एकदम कम हो सकता है। ये 20,000 रुपये जो एकदम अनपेक्षित रूप से अचानक आ जाता है, इसकी बजाय अगर हम सिर्फ 1-1 हज़ार रुपये प्रति मास का हम गौ उत्पादों के ऊपर खर्च अधिक बढ़ाएं, जैसे हम जो अन्न खा रहे हैं तो वही अन्न खाएं जो गाय के गोबर से उत्पादित हुआ है। औषधि के रूप में हम गाय के गोमूत्र को लें। घी खाना है तो गाय का ही घी खाएं। तो इस प्रकार से अगर हम मात्र 1,000 रुपये अपने बजट में बढ़ा देते हैं तो 12,000 ही हुए, तब भी 8,000 रुपये का हमको निश्चित रूप से लाभ मिलता है। तो ऐसी चीज़ जिससे हमें आर्थिक लाभ भी हो, शारीरिक लाभ भी हो, कष्ट भी न हो, तो उसको क्यों नहीं अपनाया जाए। Krishna, Hare Krishna, Krishna